लेकिन इसमें सबसे खराब बात यह है कि प्रार्थना खत्म करने के बाद वह गाना शुरू कर देता है। आप जानते ही हैं कि वह बोलता भी है तो उसकी आवाज़ कितनी मीठी लगती है। अगर वह किसी लोहे के बने कुत्ते को पुकारे तो वो भी पास आकर प्यार से उसके हाथ चाटने लगेगा। सर, उसका गाना कोई साधारण घटना नहीं। उसके गाने की मधुरता के आगे बांसुरी की तान भी कर्कश है। वो रात के अंधेरे में इतने नर्म, मीठे व धीमे स्वर में गाता है कि लगता है कि आप स्वर्ग में हैं। तो फिर इसमें बुराई क्या है? ओ सर, अगर आप उसे गाते हुए सुने तो जैसा कि मैं हूँ बेचारा अभागा अंधा, आप उसे एक बार यह गाते हुए सुने तो फिर देखिए, आप किस तरह पिघलते हैं और कैसे आपकी आँखों में आँसू आते हैं। मैं उसके गाने की परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी वह कहीं अंतरात्मा में उतर जाता है, हर बार। आप उसे एक बार गाते हुए सुनिए तो सही। पाप और दुख की संतान, निराशा से परिपूर्ण, मैं कल का इंतज़ार नहीं करता। आपको समर्पित हूँ आज ही। उस प्रेम का दुख नहीं मनाना जो मिला है ऊपर से आदि। इसे सुनकर लगता है कि हम सबसे बुरे, कृतज्ञ व बर्बर हैं। और जब वह गाता है अपने घर, अपनी माता, अपने बचपन, पुरानी यादें, उन सब के बारे में जो खो गया, अपने पुराने मृत दोस्तों के बारे में, अपने जीवन में जिससे भी प्रेम किया और खो दिया, वह सब आपकी आँखों के आगे आ जाता है। उससे उसे सुनना कितना सुंदर, कितना दैवीय है सर, लेकिन हे भगवान, कितना हृदय विदारक भी। और सारा बैंड, उनमें से हर एक बदमाश रोता है, सिसकता है। वे इसे छिपाते नहीं। वही जो उस पर जूते फेंकते थे, अपने बिस्तरों से निकलकर उसे गले से लगा लेते हैं। जी, वे ऐसा ही करते हैं। उस पर अपना प्यार बरसाते हैं। उसे प्यार भरे नामों से पुकारते हुए अपने व्यवहार के लिए माफ़ी माँगते हैं। ऐसे वक़्त में अगर सारी रेजिमेंट उसका एक बाल भी बांका करने को तो आए, तो पूरी रेजिमेंट से भिड़ जाएँगे। अगर पूरी सेना हो, तो उससे भी। वह एक बार फिर रुका। तुम्हारी बात खत्म हुई? जी सर। आह! कैसी हैरान करने वाली कहानी है। तुम लोगों की शिकायत क्या है? क्या कार्रवाई की जाए? क्या करें? सर, वे चाहते हैं कि आप उसे गाने से मना करें। क्या कहने? तुमने ही तो कहा था कि उसका गाना दैवीय है। जी, यही तो समस्या है। उसका गाना कुछ अधिक अधिक ही दैवीय है। उसे सहन करना किसी नश्वर मनुष्य के बस की बात नहीं। यह किसी को भी झकझोर कर रख देता है। उसकी भावनाओं को तार-तार कर देता है। उसे ऐसी अनुभूति होती है कि उसके लिए नरक के सिवा और कोई स्थान नहीं। उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जीवन का सारा सुख चैन छिन जाता है। फिर रोने का सिलसिला शुरू होता है। सुबह उठने पर हर एक दूसरे का चेहरा देखने में शर्म महसूस करता है। ओह! ये बड़ा अजीब मामला है। अपनी तरह का एक ही मामला। तो वे सचमुच चाहते हैं कि गाना बंद कर दें? जी सर, उनका यही विचार है। वे बहुत बड़ी माँग तो नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उसकी प्रार्थनाएँ बंद कर दी जाएँ या कम से कम संक्षिप्त कर दी जाएँ। लेकिन मुख्य समस्या तो उसका गाना है। अगर गाना बंद हो जाए तो उसकी प्रार्थनाएँ शायद वे सहन कर लें। हालाँकि यह भी कम परेशान करने वाला उपद्रव नहीं। मैंने सार्जेंट को सारे मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया। उस रात मैंने बैंड वालों के आवास पर चोरी-छिपे जाकर उसका गाना सुना। सार्जेंट ने बात को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा था। मैंने अंधकार में प्रार्थना प्रार्थना की आवाज़ सुनी। मैंने परेशान जवानों को की उनकी गालियाँ सुनी, जूतों की बरसात और उनके बड़े नगाड़े के पास गिरने की आवाज़ें सुनी। इससे मैं भाव विह्वल हो गया, पर मेरा मनोरंजन भी हुआ। फिर कुछ देर के मौन के बाद गाने का सिलसिला शुरू हुआ। आह! कैसी करुणा थी, कैसा मंत्रमुग्ध करने वाला प्रभाव था। दुनिया में और कुछ भी ऐसा गरिमामय, मृदु, पवित्र, भाव विभोर कर देने वाला नहीं हो सकता। मैं वहाँ अधिक देर नहीं रुका। इससे कुछ ऐसी भावनाएँ जगती थी जैसे किसी के दुर्ग के कमांडर के लिए, जो कि उचित नहीं था। अगले दिन मैंने आदेश जारी करके प्रार्थना करने और गाने को बंद करवा दिया। उसके बाद 3-4 दिन ऐसे उत्तेजनापूर्ण और परेशान करने वाले गुजरे कि मैं उस ढोल बजाने वाले लड़के को भूल गया। तभी एक सुबह सार्जेंट रेबर्न फिर आया। उस नए लड़के का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है सर, वह बोला। कैसे? सर, वो सारा दिन कुछ लिखता रहता है। लिखता रहता है। क्या चिट्ठियाँ?
पता नहीं सर, लेकिन जब भी वो ड्यूटी से छुट्टी पाता है, अकेला किले का चक्कर लगाता रहता है। किले का कोई कोना ऐसा नहीं बचा होगा जो उसने देखा ना हो। फिर वह कागज़, पेंसिल लेकर कुछ लिखता है। यह सुनकर मुझे बेचैनी हुई। यूँ तो मैं इस बात को मज़ाक में उड़ा लेना चाहता था, लेकिन समय कुछ ऐसा था कि जिस बात पर ज़रा भी संदेह हो, उसका उपहास नहीं किया जा सकता था। उत्तर में हमारे चारों ओर ऐसी घटनाएँ घट रही थी, जो हमें सदा सतर्क और संवेदनाशील रहने की चेतावनी देती थी। मैंने इस तथ्य को याद किया कि वो लड़का दूर दक्षिण में लुइसियाना का था। वर्तमान परिस्थितियों में यह बात आश्वस्त करने वाली न थी। फिर जो आदेश मैंने दिए, उनको जारी करते हुए मुझे पीड़ा हुई। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई पिता अपने ही पुत्र को लज्जित करने के लिए और कष्ट देने की योजना बना रहा हो। मैंने रेबर्न से कहा कि चुपचाप इस मामले पर नज़र रखे और जब कभी मौका मिले, बिना उस लड़के को पता चले, मुझे उसकी कुछ लिखावट ला कर दे। मैंने उसे चिताया कि ऐसा कुछ न करे जिससे लड़के को पता चले कि उस पर नज़र रखी जा रही है। मैंने यह आदेश भी दिया कि लड़के को हमेशा की तरह घूमने फिरने की छूट दी जाए। जब कभी वह बाहर शहर में जाए, थोड़ी दूरी रखकर उसका पीछा किया जाए। अगले 2 दिन में रेबर्न ने कई बार मुझे रिपोर्ट दी। कोई सफलता नहीं मिली। लड़का अभी भी लिख रहा था, लेकिन जब कभी उसे रेबर्न पास दिखाई देता तो लापरवाही से उन कागज़ों को अपनी जेब में ठूंस लेता। वह 2 बार शहर के एक पुराने उजाड़ अस्तबल में गया था। वहाँ वह 1-2 मिनट ठहरकर बाहर आ गया। इन बातों को भी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता था। इनमें से खतरे की बू आती थी। मुझे मानना पड़ा था कि मैं बेचैन हो रहा था। मैं अपने कार्यालय गया और अपने बाद दूसरे नंबर के अधिकारी को बुला भेजा। वह जनरल वॉटसन वेब का बेटा था, बहुत समझदार और विवेकशील। वह हैरान परेशान हो गया। इस बारे में देर तक चर्चा करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि गुप्त रूप से खोज करनी चाहिए। मैंने सारे मामले का कार्यभार अपने पास रखने का फैसला किया। मैं रात 2 बजे उठकर बैंड वालों के ठिकाने पर गया। मैं अपने पेट के बल रेंग कर खर्राटे भरने वाले के बीच से गुजरा और सोते हुए लड़के के पास जा पहुंचा। बिना किसी को जगाए मैं उसके कपड़े और किट लेकर रेंगता हुआ वापस आया। अपने ढेरे पर आकर मैंने देखा कि वेब भी वहीं मौजूद था। वह मेरी कोशिश का परिणाम जानने के लिए इंतजार कर रहा था और उत्सुक था। हमने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। कपड़ों से निराशा ही हाथ लगी। उसकी जेब में कोरे कागज और पेंसिल थे। इसके सिवा एक चाकू और दूसरा फिजूल का सामान था, जो लड़के अक्सर अपने पास रखते हैं। फिर हमने कुछ उम्मीद के साथ किट की तरफ ध्यान दिया। उसमें हमारे मतलब का कुछ न था। दूसरे सामान के साथ एक छोटी बाइबल थी, जिस पर लिखा हुआ था, अजनबी उसकी माता के खातिर अपने बच्चों पर रहम करना। मैंने वेव की तरफ देखा। उसने नज़रें झुका ली। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली। हम में से कोई कुछ नहीं बोला। मैंने पुस्तक आदरपूर्वक उसके स्थान पर वापस रख दी। वेब उठा और बिना कुछ कहे चला गया। कुछ देर बाद हौसला जुटाकर मैं गया और उस चुराए हुए सामान को वापस उसके स्थान पर पहले की ही तरह रेंग कर रखाया। इस तरह के काम में ऐसी ही विचित्र स्थितियां आती हैं। काम ठीक से पूरा हो जाने पर मैं बहुत खुश था। अगले दिन दोपहर के करीब रेबर्न हमेशा की तरह रिपोर्ट देने आया। मैंने उसे टोककर कहा, इस बकवास को यहीं खत्म कर दो। हम बेकार में उस बेचारे छोटे से बच्चे का हवा बना रहे हैं, जो भजनों की किसी किताब जैसा निरापद है। सार्जेंट कुछ हैरान होकर बोला, सर, आपने ही आदेश दिया था और मैं अब उसका लिखा कुछ लाया हूँ। तो उसमें है क्या और तुम्हें वो कैसे मिला? मैं चाबी के छेद से झांक रहा था। मैंने देखा कि वह लिख रहा है। जब मुझे लगा कि वह लिख चुका है तो मैं जरा सा खांसा। उसने वह कागज मरोड़कर आग में फेंक दिया। फिर चारों तरफ देखा कि कोई आ तो नहीं रहा। फिर वह पूरे इत्मीनान और लापरवाही से बैठ गया। मैंने आकर थोड़े समय बाद उसे किसी काम से भेज दिया। वह जरा भी परेशान नहीं लगा और तुरंत चला गया। कोयले की अंगीठी अभी अभी जलाई गई थी। उसका कागज एक कोने से चला गया था। जहां आग अभी नहीं सुलगी थी, मैं उसे निकाल लिया। यह देखिए, यह कागज जो जरा से भी झुलसा नहीं है। मैंने कागज पर एक नज़र डाली, 1-2 वाक्य पढ़े और फिर सार्जेंट को विदा करते हुए कहा कि वेव को मेरे पास भेज दो। उस कागज की पूरी लिखावट इस प्रकार थी। ट्रम्बल दुर्ग, 8 तारीख। कर्नल, अपनी सूची के अंत में मैंने जिन 3 तोपों का जिक्र किया था वह गलत था।
वे 18 पाउंड वाली हैं, बल्कि हथियार मेरी सूची के अनुरूप ही हैं। दुर्ग की स्थिति पहली सूचना के अनुरूप ही बनी है। सिवा इसके कि इन्फेंट्री की जो 2 टुकड़ियां मोर्चे पर भेजी जाने वाली थी, वे फिलहाल यहीं रहेंगी। मैं अभी पता नहीं लगा सकता कि कब तक, लेकिन जल्दी ही मालूम कर लूँगा। हमें लगता है कि जो कुछ सोचा विचारा गया है, उसे अभी हम लोग को स्थगित कर देना चाहिए, जब तक कि यहाँ तक खत्म होती थी। यहाँ रेबन ने खासकर लेखक को टोक दिया था। इस तरह की कमीनी हरकत के कारण उस लड़के की दुर्दशा के लिए मेरे मन का सारा दया भाव और आदर पल भर में खत्म हो गया। खैर, इस बात को छोड़िए। अब काम था ऐसा जिस पर तुरंत और गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता थी। मैंने और वेब ने इस विषय पर बार बार चर्चा की। फिर वेब बोला, उसे कैसे मौके पर टोका गया, कुछ स्थगित किया गया है, कब तक, और वह कुछ है क्या? उस सपोले ने इसका भी जरूर जिक्र किया होगा। काश कि उसने भी इसका भी जिक्र किया होता। हाँ, मैंने कहा, यहाँ हम चूक गए। और ये हम लोग कौन है? षड्यंत्रकारी, किले के अंदर या बाहर? हम लोग। यह परेशान करने वाला संकेत था। इसका अनुमान करना उपयुक्त न था। अतः हमने मामले से अधिक व्यावहारिक तरीके से निपटने का फैसला लिया। सबसे पहले तो हमने पहरेदारों की संख्या दोगुनी करने और कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया। दूसरा, हमने विकलो को बुलाकर उससे सब कुछ उगलवाने का फैसला किया। लेकिन दूसरे तरीके असफल होने पर ही ऐसा करना बुद्धिमानी होती। हमें उसकी कुछ और लिखावट पर पकड़नी चाहिए थी। इसलिए हमने उस उद्देश्य की योजना बनाना आरंभ किया। अब हमें एक विचार आया। विकलो कभी डाकघर नहीं जाता था। शायद वह अस्तबल में ही उसका डाकघर था। मैंने अपने विश्वस्त क्लर्क को बुलाकर भेजा। स्टान नामक वह जर्मन युवक स्वभाव से जासूस जैसा था। हमने उसे सारे मामले की जानकारी देकर इस पर काम करने का आदेश दिया। 1 घंटे के अंदर ही हमें सूचना मिली कि विकलो फिर से कुछ लिख रहा है। थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि उसने बाहर शहर में जाने की अनुमति मांगी है। उसे जरा देर रोका गया। इस बीच स्टान तेजी से तैयार हो गया और उस अस्तबल में जा छिपा। कुछ देर में विकलो को उसने अंदर आते देखा। उसने इधर उधर देखा, फिर कोने में कचरे में कुछ छिपा कर रख दिया। उसके बाद टहलाता हुआ बाहर चला गया। स्टान उस छिपी हुई चीज पर झपटा। वह एक पत्र था। उसे लेकर वह सीधा हमारे पास आया। उसमें न कोई संबोधन था, न हस्ताक्षर। इसमें जो हमने पहले पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति के बाद आगे लिखा हुआ था। हमारे विचार में जब तक 2 कंपनियां चली नहीं जाती, हमें कार्रवाई स्थगित रखनी चाहिए। मेरा मतलब है, अंदर के हम 4 सदस्य ऐसा ही सोचते हैं। शक हो जाने के डर से बाकियों से अभी संपर्क नहीं किया गया है। 4 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने 2 साथी खो दिए हैं। भर्ती होने के तत्काल बाद किले में आते ही उनको मोर्चे पर भेज दिया गया है। उनके स्थान पर 2 अन्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जो 2 मोर्चे पर भेजे गए वे 30 माइल पॉइंट वाले भाई थे। मेरे पास बताने को कुछ अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे समाचार देने के इस तरीके पर पूरा विश्वास नहीं। दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा। हरामी छोटू, वेब बोला। कौन सोच सकता था कि वह जासूस है? खैर, उस बात को छोड़िए। हम सारे तथ्यों पर गौर करके देखते हैं कि इस समय स्थिति क्या है। पहली बात यह है कि हमारे यहाँ विद्रोहियों का एक जासूस है जिसे हम जानते हैं। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा 3 और हैं जिनको हम नहीं जानते। तीसरी बात यह है कि जासूस हमारे यहाँ संघीय सेना में भर्ती के आसान तरीके से प्रवेश पा गए हैं। इनमें से भी 2 मोर्चे तक जा पहुँचे हैं। चौथी बात यह है कि बाहर इनके अज्ञात संख्या में सहायक जासूस भी हैं। 5वीं बात यह है कि विकलो को कोई अति आवश्यक सूचना देनी है, जिसके लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। अब तक की स्थिति यह है, क्या हम विकलो का गला पकड़कर उससे सब कुछ उगलवा लें, या फिर क्या हम उस आदमी को पकड़ें जो अस्तबल से विकलो का पत्र लेता है और सब कुछ बताने को मजबूर करें, या फिर क्या हम शांत रहकर और पता करें? हमने अंतिम विकल्प चुनने का निर्णय लिया। हमने विचार किया कि हमें अभी फौरी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। हमें कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। संभवतः षड्यंत्रकारी इन्फेंट्री की 2 टुकड़ियों के जाने तक का इंतजार करने वाले हैं। हमने स्टान और अधिकार देकर कहा कि तुम अपने तरीके से जैसा उचित समझो वैसा करो।
विकलो के संपर्क करने के अन्य तरीकों का पता लगाओ। हम हिम्मत से काम लेना चाहते थे। हमने तय किया कि जब तक हो सके जासूसों को किसी तरह का शक न होने दे। हमने स्टर्न को आदेश दिया कि जल्दी से अस्तबल जाकर जहां वो पत्र रखा था वहीं रख दे और किसी के आकर उसे लेने का इंतजार करें। इसके बाद बिना किसी घटना के रात हो गई। ठंडी अंधेरी रात में वर्षा के साथ बर्फ भी गिर रही थी। तेज हवा के थपेड़े पड़ रहे थे। फिर भी मैंने अपने गर्म बिस्तर से रात में कई बार उठकर चक्कर लगाए, यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक था और हर संतरी सतर्क था। मैंने उनको हमेशा सावधान और पूरी तरह सजग पाया। स्पष्ट था कि किसी रहस्यमय खतरे की अफवाह हुई थी। गादर को दोगुना करने से इसकी पुष्टि भी होती थी। सुबह के करीब मेरी वेब से भी मुलाकात हुई, जो तेज हवा के झोंकों का सामना करता हुआ चला आ रहा था। मुझे पता चला कि वह भी कई बार चक्कर लगाकर देख चुका था कि सब कुछ ठीक है। अगले दिन की घटनाओं ने गतिविधियों को और तेजी में ला दिया। विकलो ने एक और पत्र लिखा था। स्टर्न उससे पहले अस्तबल पहुंच गया था। उसने उसे पत्र वहां रखते हुए देखा। जैसे ही विकलो बाहर निकला, उसने वह पत्र ले लिया। उसके बाद बाहर आकर उस छोकरे जासूस से कुछ दूरी रखते हुए उसका पीछा किया। स्टर्न के साथ साथे कपड़ों में एक जासूस भी था, क्योंकि हमने सोचा था कि जरूरत पड़ने पर कानून की मदद भी ले लेंगे। विकलो रेलवे स्टेशन गया और न्यूयॉर्क वाली गाड़ी के आने का इंतजार करता रहा। उसके बाद जैसे ही डब्बों से यात्री निकले, उसने उनके चेहरे पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में हरे रंग का चश्मा पहने एक बूढ़े सज्जन लंगड़ा कर छड़ी के सहारे चलते हुए आए। वह विकलो के पास आकर इधर उधर देखने लगे। विकलो आगे बढ़ा। उनके हाथ में से एक लिफाफा थामकर वह लिफाफा थमाकर भीड़ में गुम हो गया। स्टर्न ने तेजी से बढ़कर लिफाफा उनके हाथ से ले लिया। वहां से निकलते हुए उसने जासूस से कहा कि बूढ़े सज्जन का पीछा करते रहो, उनको आंखों से ओझल न होने देना। इसके बाद वह भीड़ से निकलकर सीधा किले पर आया। हम दरवाजे बंद करके बैठे और संतरी को हिदायत कर दी कि किसी तरह का व्यवधान न हो। पहले हमने अस्तबल से मिला पत्र खोला। उसमें लिखा था, होली अलायंस, पिछली रात मुझे हमेशा वाली तोप में मास्टर का आदेश मिला, जो अधीनस्थ कार्यालय के आदेश को निरस्त करता है। मैंने उसी तोप में संदेश रख दिया है कि आदेश सही हाथों में पहुंच गया है। वे बीच में बोल पड़ा, क्या छोकरे पर लगातार नजर नहीं रखी जा रही? मैंने जवाब दिया, हाँ, पहला पत्र मिलने के बाद से ही उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो फिर वह तोप में कोई संदेश कैसे रख सकता है या उससे निकल सकता है और पकड़ा नहीं जाता? मैंने कहा, यह बात तो मुझे भी ठीक नहीं लग रही। मुझे भी, वे बोला। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे संतरियों में भी षड्यंत्रकारी है। उनकी किसी न किसी तरह की मिली भगत के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने रेबर्न को बुला भेजा और आदेश दिया कि तोपों में देखे कि क्या उनमें कुछ रखा हुआ है। इसके बाद हमने पत्र को आगे पढ़ना आरंभ किया। नए आदेशों के अनुसार MMMM को कल रात 3 बजे अनिवार्यतः FFFF रहना है। 200 विभिन्न दिशाओं से, रेल से या अन्य साधनों से छोटी टुकड़ियों में आएंगे। वे सही समय पर नियत स्थान पर पहुंच जाएंगे। मैं आज संकेत वितरित कर दूंगा। सफलता निश्चित है, हालांकि कुछ कठिनाइयां भी हैं। संतरियों की गादर दोगुनी कर दी गई है। मुख्य अधिकारी ने स्वयं कल रात अनेक बार गश्त की है। WW आज दक्षिण से आ जाएगा। उसे दूसरे तरीके से गुप्त आदेश मिल जाएगा। आप सारे 6 लोग रात ठीक 2 बजे 166 पर अवश्य पहुंच जाना। वहां भी आपको मिलेंगे। वे आपको विस्तृत आदेश देंगे। गुप्त संकेत पिछली बार का ही है, लेकिन विलोम में। पहला अक्षर बाद में और अंतिम अक्षर पहले। XXXX को याद रखें। हौसला बनाए रखें। अगले दिन का सूरज चढ़ने तक आप वीर नायक होंगे। आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी। यह इतिहास का एक अमर पृष्ठ बनेगी। आमीन। बाप रे बाप, वे बोला। मुझे लगता है कि मामला कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति ने बहुत गंभीर शक्ल अख्तियार कर ली है। मैंने आगे कहा, इतना तो स्पष्ट है कि एक खतरनाक अभियान होने जा रहा है। यह किसी तरह का या किस तरह से होगा, वह गुप्त संकेतों में छिपा है। लेकिन इसका उद्देश्य दुर्ग पर अचानक आक्रमण करके उस पर कब्जा करना है। हमें अब और तेजी दिखानी होगी। मेरी राय में अब विकलों के बारे में गोपनीयता वाली नीति बरतने से कुछ लाभ नहीं होगा। हमें जल्दी से जल्दी जानना होगी और 666
कि यह 166 कहाँ तैनात है। तभी हम रात 2 बजे उस पर धावा बोल सकेंगे। इस जानकारी को जल्दी हासिल करने का एकमात्र तरीका उस लड़के से सब कुछ उगलवाना है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे युद्ध विभाग से संपर्क करके उनसे पूर्ण अधिकार प्राप्त करने होंगे। संदेश को तार के द्वारा भेजने के लिए गुप्त भाषा में तैयार किया गया। मैंने उसे पढ़ा, स्वीकृति दी और भेज दिया। हमने जो पत्र पढ़ा था उस पर चर्चा समाप्त कर लेने के बाद उस लंगड़े सज्जन के हाथ से झपटा गया लिफाफा खोला। उसमें कोरे कागजों के सिवाय कुछ न था। हमारी जिज्ञासा को गर्मजोशी के लिए यह एक ठंडा स्पर्श था। उस कागज की तरह ही हमारा दिमाग भी कुछ देर के लिए कोरा और शून्य सा हो गया। हम बेवकूफ़ से बन गए। लेकिन उसके जरा देर बाद में ही हमें गुप्त स्याही का ख्याल आ गया। हमने कागज को आंच के पास रखकर उसके ताप से अक्षरों के उभरने का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ महीन सी रेखाएं दिखी जिनका हम कोई अर्थ न निकाल सके। फिर हमने सर्जन को बुलाकर आदेश दिया कि वह हर तरह से रसायन लगाकर देखें कि आखिर इन पर लिखा क्या है। जैसे ही कुछ पता चले वह तुरंत आकर मुझे सूचित करे। हम देर होने से बेचैन हो रहे थे, लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि पत्र में साजिश के बारे में जरूर कोई अति महत्वपूर्ण रहस्य होगा। तभी सार्जेंट रेबर्न आया। उसने अपनी जेब से सुतली का लगभग 1 फुट लंबा टुकड़ा निकाला। उसमें 3 गांठें लगी हुई थी। मुझे यह नदी की तरफ वाली तोप में मिली। वह बोला, मैंने सब तोपों को डाट खोलकर देखा, लेकिन यही चीज एक तोप में मिली। तो विकलो का यही संकेत था कि मास्टर का आदेश गलत हाथों में नहीं गया है। मैंने आदेश दिया कि पिछले 24 घंटों में जितने भी संतरी उस तोप के निकट पहरा दे रहे थे, उन सब को तुरंत हिरासत में लेकर अलग अलग रखा जाए। मेरी अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी बात न करने दी जाए। युद्ध सचिव का एक तार आया। उसमें लिखा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित कर दे, शहर को फौजी कानून के तहत लें, आवश्यक गिरफ्तारियां करें, साहस व तत्परता से कार्रवाई करें और विभाग को सूचित करते रहें। अब हम कार्रवाई के लिए तैयार थे। मैंने उस लंगड़े सज्जन को चुपचाप गिरफ्तार करवाया। उसी तरह चुपचाप उनको किले में ले आए। मैंने उनको पहरे में रखा और किसी से उनके बात करने या उनसे बात करने की मनाही कर दी। पहले उन्होंने चिल्लाकर विरोध प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही यह इरादा छोड़ दिया। उसके बाद खबर आई कि विकलो को हमारे कुछ नए रंगरूटों को कुछ थमाते हुए देखा गया। उसकी पीठ मुड़ते ही वे कागज कब्जे में ले लिए गए। वे कागज के छोटे टुकड़े थे। उन पर पेंसिल से लिखा हुआ था, बाज की तीसरी उड़ान, XXXX को याद रखें, 166। निर्देशानुसार मैंने गुप्त भाषा में विभाग को तार देकर अपनी तैयारी की जानकारी दी और उक्त पर्ची के बारे में भी बताया। अब हम विकलो को बेनकाब करने की स्थिति में थे, इसलिए मैंने उसे बुला भेजा। मैंने अदृश्य शब्दों में लिखा हुआ पत्र भी मंगवा लिया। सर्जन भी उसके साथ आए। उन्होंने बताया कि अब वह इस्तेमाल किए हुए सभी रसायन निष्फल रहे हैं, लेकिन कुछ और बाकी हैं। जब मैं उस कागज से फारिग हो जाऊं तो वह उनको भी आजमाएंगे। तभी विकलो आया। वह परेशान और व्यग्र सा दिख रहा था। फिर भी वह संभला हुआ और सहज सा था। अगर उसे किसी बात का शक था तो वह उसके चेहरे या व्यवहार से जाहिर नहीं हो रहा था। मैंने उसे जरा देर खड़ा रहने दिया, फिर प्यार से पूछा, बच्चे, तुम बार बार उस पुराने अस्तबल में क्यों जाते हो? उसने बिना किसी परेशानी के सहज भाव से उत्तर दिया, सर, मैं खुद नहीं जानता। इसके सिवा कोई विशेष कारण नहीं कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ और वहाँ अपना दिल बहलाता हूँ। तुम वहाँ अपना दिल बहलाने जाते हो, यही बात है? जी सर, उसने पहले जैसे ही मासूमियत से जवाब दिया। तुम वहाँ इतना ही करते हो? जी सर, उसने अपनी बच्चों जैसी बड़ी व सौम्य आंखों से देखते हुए कहा। पक्की बात है? जी सर, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ। थोड़ा रुकने के बाद मैंने कहा, विकलो, तुम इतना क्यों लिखते हो? मैं? सर, मैं बहुत अधिक नहीं लिखता। तुम अधिक नहीं लिखते? जी नहीं। ओह, अगर आपका मतलब यूं ही कुछ घसीटने से हो तो मैं अपना दिल बहलाने के लिए कुछ घसीटता रहता हूँ। इस लिखावट का तुम क्या करते हो? कुछ नहीं सर, मैं उसे फेंक देता हूँ। कभी किसी को नहीं भेजते? नहीं सर। मैंने अचानक कर्नल को देखा और उसका पत्र उसके सामने फेंक दिया। वह जरा सा चौंका, फिर जल्दी ही संभल गया। उसके चेहरे का रंग कुछ बदला। तो फिर तुमने अपनी घसीट का यह हिस्सा किसे भेजा? सर, मैं कभी कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने अपना